हेलो स्टूडेंट, कल हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं और इनमें उनकी जो संख्या है वो 8 है और सारे जो ग्रह हैं वो अपनी अपनी ऑर्बिट से सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। तो प्लूटो एक जो 9th प्लैनेट था उसको निकाल दिया गया है क्योंकि अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया। मतलब वो मेन जो प्लैनेट होते हैं उनकी ऐसे गुण मतलब जो होने चाहिए जो एक प्लैनेट पूरे करता हो वो उसमें नहीं थे, इस वजह से उसे इस श्रृंखला से निकाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो आगे है उसके बारे में, अर्थ के बारे में आपको पता है अर्थ जो है वो 3rd ग्रह है, 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये भी सूर्य के अराउंड मूव करता है और इसकी जो शेप है वो जेड टाइप, मतलब एक जैसे अंडा होता है ना वैसे है। और ये सबसे मतलब अद्भुत ग्रह है इस प्लेनेट पे, क्योंकि अभी तक जो जीवन की संभावना है वो अर्थ पे ही तलाश करते हैं। वैसे तो हम मार्स वगैरह भेज रहे हैं, बहुत सारे देश इस स्टडीज में जुटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जीवन की संभावना हो, लेकिन अभी तक ये तो नहीं हम पता लगा पाए कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जगह जीवन की संभावनाएं हैं। तो अर्थ के बारे में बताया गया कि अर्थ जो है वो 1/4 दैट ऑफ द अर्थ पानी है। आकाश से नीली दिखाई देती है, आपको पता है इसके 1/3 हिस्से पर पानी है और बाकी समंदर है, वो हैं कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्री होते हैं वो हैं और कुछ पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं। इस तरह से अर्थ का स्ट्रक्चर है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर। वैसे तो ये 5वां ग्रह आता है और देखो बृहस्पति सबसे बड़ा होते भी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपको पता है दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। सूर्य पृथ्वी से बहुत कई गुना बड़ा है, लेकिन वो भी हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। पृथ्वी हमें बड़ी लगती है क्योंकि ये हमारे बहुत नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये दूरी दी गई है कि ये हमसे कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर है। नाउ you can compare the distance of earth from the sun and from the moon। देखो ये मून के बारे में बताया गया है कि ये मून हमारे से कितनी दूर है, लेकिन वो पास है तो इस वजह से क्या लगता है वो हमें नज़दीक लगता है। और वो जो सूर्य है वो मिलियंस लैक्स दूर है हमसे, लेकिन चंद्रमा सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इस वजह से जो मून है वो नज़दीक है, इस वजह से वो सूर्य के समान ही दिखाई देता है, उतनी ही शेप, लेकिन सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा से कई गुना बड़ा है। द मून्स अराउंड द अर्थ, ये हमारा सैटेलाइट है। जो अर्थ, ये अर्थ है मान लो, और एक ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में से, ऑर्बिट मैंने बता दिया एक इनका परिपथ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। ठीक है, और दोनों लाइट किससे लेते हैं? सूर्य से, जो कभी नहीं चलता। तो इस तरह से जैसे जैसे घूमता हुआ चंद्रमा जो है यहाँ आएगा, थोड़ा कम हमें घटता हुआ दिखाई देगा, यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ फुल मून होगा, सारा कुछ दिखाई देगा। एक मून जो है, ये भी समझ लो कि मून का एक ही हिस्सा हमें हमेशा दिखाई देता है। जो पीछे वाला हिस्सा है, मान लो ये हिस्सा सामने है मून का, सूर्य के। देखो दोबारा से देख लो आप, ये यहाँ आपका सूर्य है। ठीक है, यहाँ आपकी पृथ्वी, और इस परिपथ से आपका मून घूम रहा है। ठीक है, जब 15 दिन मून यहाँ रहता है तो वो दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से मून हमें दिखना शुरू होता है। ये आज इतना दिखा, आज इतना दिखा है, आज इतना दिखा है, और यहाँ आते आते पूरा दिखना शुरू हो जाता है।
लेकिन आप ये समझ लो कि ये मून का आधा हिस्सा ही हमें से दिखाई देता है और आधा हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। अभी अभी कुछ महीने पहले ही हमने तो जो इसका ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव, वहाँ लैंडर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उससे थोड़े दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले ही, चीन ने इसके इस डार्क पार्ट का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट छोड़ा था। ये हर देश जो है इस तरफ तो भेज रहा था सैटेलाइट, लेकिन डार्क की तरफ चीन ने ये अभी भेजा है कि इसका डार्क पार्ट जो है वो दिखाई दे। और जब ये एक हिस्सा सामने दिखाई देता है तो उस दिन फुल मून होता है, और जब ये धीरे धीरे घटता जाता है और यहाँ आना शुरू कर देता है तो ये क्या होता है, इसकी शेप ऐसी घूमने की दिशा ऐसी है कि ये फिर क्या होता है, घटता और बढ़ता रहता है। तो इसको मतलब हिंदी में तो चंद्रकलाएं बोलते हैं, मून के घटने और बढ़ने को। और 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, मैंने कल भी बताया था। सैटेलाइट जो प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, एक तो नेचुरल हैं जो नेचर ने बनाए हैं और ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन मेड भी है। जैसे हमारी एक संस्था है इसरो, नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना ही ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको भेजने के लिए, बनाने के लिए स्थापना की गई है। इसी तरह एक संस्था है नासा, सुनते होंगे नासा। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो इस पे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट भेजती है। या चंद्रमा और बृहस्पति पे भी इन्होंने मिशन भेजे हैं, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की टोपोग्राफी को जानने के लिए, गैसों का पता लगाने के लिए, पानी का पता लगाने के लिए। और पीछे हमने भी एक मून मिशन भेजा था, सेकंड। उसके बाद है जो मून की गति पृथ्वी से कैसे है, जैसे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये 27 डेज में अपना एक चक्र पूरा करता है, और इन 27 डेज में क्या है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पैन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ये एक चक्कर जो है अर्थ के चारों ओर लगाता है और एक ही स्पैन लेता है, उस टाइम एक स्पैन अपना पूरा करता है घूमने का, और इस तरह से इसलिए इसका एक हिस्सा हमें दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अभी तक ये खोज हुई है कि चंद्रमा पर भी जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर जीवन संभव का एक बड़ा कारण है कि वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी से बहुत कम है, 1/6 है। वहाँ जाके आदमी जो है उड़ने लगता है। और वो वहाँ मतलब जब भी जाते हैं साइंटिस्ट वगैरह या अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाते हैं तो एक तरह का स्पेस सूट डाल के वो जाते हैं, ताकि वहाँ पर कुछ स्टडी की जा सके। ऐसी बात नहीं कि लोग वहाँ उतरे नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चंद्रमा के मिशन पर गए हैं और बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी नए डाटाज वहाँ से कलेक्ट करके लेके आए। सैटेलाइट मैं बार बार बता रही हूँ, और ये सबसे पहले जो चंद्रमा के उस पर उतरे थे भारत के, वो थे राकेश शर्मा, 21 जुलाई 1969 में। फर्स्ट मैन थे ये इंडिया के, ठीक है। उसके बाद है ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। वो सेलेस्टियल बॉडी, वो ब्रह्मांडीय पिंड जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काटता है, जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है मैंने बता दिया, जो मनुष्य बनाता है अपने
डाटा इकट्ठे करने के लिए, पृथ्वी के चित्र लेने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे अभी आपकी पढ़ाई चल रही है ना, अब सब कुछ बंद है, एजुसेट वगैरह पे, ई पाठशाला पे, कम्युनिकेशन बहुत सारी जगह से आप ये चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो। तो ये इन सैटेलाइट्स का ही कमाल है। जैसे एक आपके स्कूल में एक टीवी रखा होता है, एक एजुसेट बॉक्स होता है, वो एजुसेट भी सैटेलाइट का ही कमाल है। एक आर्टिफिशियल बॉडी है। इट इज डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि हम इस ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त कर सकें और संचार के साधन जुटा सकें। आपका जीपीएस सिस्टम अब तो हर जगह आ गया है, वो भी इन्हीं सैटेलाइट की देन है। अभी तो हम अमेरिका का यूज कर रहे हैं सैटेलाइट, लेकिन हम कोशिश भी कर रहे हैं हमारा खुद का ऐसा सैटेलाइट हो जिससे हम अपने खुद का जीपीएस सिस्टम तैयार कर सकें। इट कैरिड ए रॉकेट। इसमें एक रॉकेट होता है जो पुश करता है उस कैमरे को, फिर वो ऑर्बिट में जाके, देखो ये पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दो तरह से सैटेलाइट घूमते हैं। एक तो घूमते हैं ऐसे, ठीक है, और एक घूमते हैं नॉर्थ से साउथ। ये तो पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये तो निचाई पर होते हैं 600 से 800 किलोमीटर पर। ये इक्वेटर पर घूमते हैं तो ये जियो सैटेलाइट इनको बोला जाता है, और ये 36,000 की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं रॉकेट के द्वारा। और इस 36,000 की ऊंचाई से क्या क्या किया जाता है, मौसम, वेदर, जो गतिविधि है वो, मॉइस्चर, समुंदर, माइंस, इनका पता लगाया जाता है। ये भी पता लगाया जाता है कि जनसंख्या कितनी है, कौन सा नगर डेंस है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है वहाँ से। और एक जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारा जो सैटेलाइट भेजने का मिशन है वो सबसे सस्ता है दुनिया में। इंग्लैंड वगैरह के पास सब कुछ फैसिलिटी होते हुए वे हमारे यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट लॉन्च करने का तरीका है वो इनसेट बी वगैरह, वो सब बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो ये रॉकेट लेके जाता है, उसके बाद जो रॉकेट है कैमरा लेके जाता है, वो चारों ओर पृथ्वी की ऑर्बिट में के चारों ओर घूमता रहता है। अब ये कहा गया है कि इतने सैटेलाइट हो गए हैं। देखो एक थोड़ी सी समस्या मैं बताती हूँ कि अंतर स्पेस कचरा बढ़ गया, जैसे पृथ्वी पर कचरा हो गया ना बहुत ज़्यादा, इसलिए इन सैटेलाइट की वजह से स्पेस में कचरा हो गया। कैसे? ये पृथ्वी एक ये छोटी सी पट्टी है जिस पे से सैटेलाइट सही तरह से घूम सकते हैं और चित्र ले सकते हैं। इनकी भी बड़ी कैलकुलेशन होती है छोड़ने की, ये नहीं कहीं भी छोड़ दें। एक स्टिक जगह होती है जहाँ से इंफॉर्मेशन सही ढंग से जुटाई जा सके। तो क्या है कि कईयों के तो कनेक्शन टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ भी सैटेलाइट हमने जैसे अभी पीछे 101 सैटेलाइट 100 सैटेलाइट साथ में छोड़े थे। चाइना छोड़ रहा है, सूसो छोड़ रहा है, अमेरिका छोड़ रहा है सैटेलाइट, इस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन, बहुत सारे यूरोपियन संघ, 6-7 देश ऐसे हैं जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं वो इसी में घूमते रहते हैं। कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये एक दूसरे से टकराएंगे, और जो आपकी सिस्टम चल रहे हैं ना, अब जो आपको इतनी कुछ हाई टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, मोबाइल पे भी आप कुछ भी देख सकते हैं, वो सारे एक दिन लगेगा ठप होने में। तो ये भी एक समस्या बन चुकी है कि हमने तो अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा, कचरा वहाँ भी बहुत फैला दिया है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ये देखो आप रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कभी देखना, आप नेट पे भी देख सकते हो कि किस तरह से हमारे यहाँ रॉकेट लॉन्च होता है। फिर पृथ्वी की जो है रॉकेट जो है कैमरे ये चीज़ें छोड़ता है अलग से, और ये जो अंत में चीज़ रह जाती है सैटेलाइट्स, जिसमें बस कुछ हाई पिक्सल के कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वहाँ इतनी कि ये अपने आप घूमते रहते हैं। और ये जो प्लेट है ना, ये सोलर प्लेट लगी हुई है ईंधन के लिए, ठीक है। तो ये काम करते रहते हैं और अपनी पिक्चर जो है वो भेजते रहते हैं, और वो पिक्चर जो है वो भारत के बहुत बड़ा कंप्यूटर है वहाँ
स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन बेड जो आपके सैटेलाइट वो काम करते हैं। कुछ इनमें से इनसेट है, एजुसेट है। एजुसेट का तो आप जानते हो, रिमोट सेंसिंग, IRS, रिमोट जो दूर की जानकारी हमें देता है। तो इस तरह से ये हमारे सैटेलाइट्स हैं। इनके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आप हर रोज़ खबरों में पढ़ते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है और ये कभी भी गिर सकता है। वैसे इनकी अपनी एक चाल होती है, मतलब गति होती है, अपनी एक दशा होती है। गिरते भी रहते हैं ये, लेकिन ये नहीं है कि पृथ्वी के लिए एक बड़ा कोई खतरा बन जाए। एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह और मेट्रॉयड जो होते हैं, जो धूमकेतु वगैरह होते हैं वो होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स आर न्यूमेरियस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। बहुत सारी छोटी छोटी बॉडी होती हैं जो चारों ओर घूमती हैं सन के, उन्हें एस्ट्रॉयड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मैंने आपको मैप में दिखाई थी, दोबारा से फिर बता देती हूँ मैं। एक पट्टी थी आपकी, जो सौर मंडल का चित्र था, इसमें ये रहा एस्ट्रॉयड। यहाँ कुछ ये पत्थर से होते हैं। ये एक पट्टी है मार्स और जुपिटर के बीच में, इसमें ये एस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक है, दे are found between the orbit of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of our planet, which exploded many years back. कई साल के बाद ये आते हैं। मेट्रॉइड, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये भी सन के चारों ओर घूमते हैं, इसे मेट्रॉइड कहते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड कम नियर द अर्थ, वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक आते हैं, और कई एंड टेंड टू ड्रॉप अपन इट, गिर भी जाते हैं, जैसे टूटते हुए तारे जिन्हें कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर, दे गेट हीटेड अप द बर्न। और जो फ्रिक्शन होती है, घर्षण लगता है हवा के साथ, तो वो जलने लगते हैं और अपने पीछे लाइट छोड़ जाते हैं, इसलिए टूटते हुए तारे इनको कहा जाता है। और जल के ये जैसे ही पृथ्वी पर गिरते हैं तो कुछ ना कुछ खड़ा वगैरह बना देते हैं। कई झीलें बताते हैं कि विश्व में बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो मेट्रॉइड गिरने से बनी हैं। ठीक है, अब आपने एक वाइटेस्ट बैंड देखा होगा पृथ्वी, इसमें आकाश में, ध्यान से देखा करो, अब तो बड़ा आकाश साफ दिखाई देता है। एक वाइट ग्लोइंग पाथ होता है, मतलब बहुत ही सफ़ेद सा आकाश में चमकीला सा रास्ता होता है। ये क्या होती है? क्लस्टर ऑफ मिलियन स्टार्स। ये तारों का बड़ा समूह होता है जिन्हें मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, मिल्की वे क्या होती हैं? तारों का बहुत बड़ा समूह होता है, और ये मिल्की वे में ही मिलियन स्टार होते हैं। हमारा जो उसी से एक सौरमंडल बनता है, उन्हीं के स्टार से। जैसे हमारा सौरमंडल है वो गैलेक्सी के कारण है, आकाशगंगा के कारण है, और इस तरह से ये एक ही मिल्की वे में बहुत सारे सौरमंडल या सोलर सिस्टम हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स को है ना, आप इस चित्र के द्वारा, जो मैंने फर्स्ट पहले ही बताया था, ऐसे समझ सकते हो। ये यूनिवर्स है, और जो आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है, इस तरह के बहुत सारे सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में हैं। तो कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अगर कुछ पा लो तो घमंड मत करना, क्योंकि आप एक ऐसे यूनिवर्स के हिस्सा हो जिसमें बहुत सारी लाखों मिलियंस मिल्की वे हैं, उसमें बहुत सारे मिलियन सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारी मिलियंस पृथ्वी जैसे ग्रह हैं। पृथ्वी पर बहुत एक 25 जो है आप 10 अरब जनसंख्या, वो भी ह्यूमन बीइंग की, उनमें से बहुत सारे इंसेक्ट, पशु पक्षी, जानवर, रेप्टाइल्स, पता नहीं क्या क्या है, और उनमें से आप एक छोटा सा जीव हो। ये बहुत ही क्षुद्र चीज़ है हम तो। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।